नमस्ते। आज हम सामाजिक विज्ञान में जो कक्षा 10 की इतिहास के लिए जो पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इसमें जो पाठ है उस पर चर्चा करेंगे। खंड 1 जो है वह है घटनाएं और प्रतिक्रियाएं। यूरोप में इसके अंतर्गत हमें 2 पाठ पढ़ने होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय। दोनों की प्रतिक्रियाएं हमें देखनी हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार हमारा पहला पॉइंट रहेगा। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम सामान्य जानकारी कक्षा 9 में प्राप्त कर चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत ही एक राष्ट्रवाद जो होता है, एक राष्ट्र की जो संज्ञा होती है, एक राष्ट्र का जो नाम होता है, वह विचार होता है, वह सबके सामने प्रस्तुत हुआ। राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है, शब्दों पर ध्यान देते हुए चलना है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में, कब की बात है? यह 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, फिर भी हम रिपीट करेंगे कि 1789 में एक राज्य है जहाँ पर क्रांति हुई थी, फ्रांस नामक राज्य है। यहाँ पर क्रांति से पहले एक राजतंत्र था, वहाँ का राजा एक निरंकुश राजा था। फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत जो उस स्थान पर बदलाव हुए, जो राजनीतिक या हम कहें कि संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। देखिए, जिस स्थान पर किसी राजा के द्वारा शासन किया जाता है तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं राजतंत्रात्मक शासन वाला क्षेत्र, और वही स्थान अगर नागरिकों के समूह के द्वारा संचालित होता है, शासन संचालित होता है, तो वह हम कहेंगे कि वहाँ पर एक राष्ट्र का गठन हुआ है। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही सारी नियति तय करेंगे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। आगे हम देखते हैं, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, जिसे ट्राई कलर या तिरंगा कहते हैं, चुना गया, जिसने पहले राजध्वज की जगह ले ली। देखिए, राजध्वज से तात्पर्य जब राजतंत्र था उस समय जो वहाँ का ध्वज था, राजतंत्र राजध्वज कहलाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। हमने देखा है, थर्ड था एस्टेट जनरल, 3 जनरल में डिवाइड थी फ्रांस की जो सरकार थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो एक सामान्य प्रश्न बनता है कि नेशनल असेंबली जो है वह किसका प्रतिरूप है? यह एस्टेट जनरल का ही प्रतिरूप माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली नाम होने के उपरांत नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों के गुणगान हुए। यह सब हमें क्या दर्शाता है कि यह सब राष्ट्र के नाम पर होने लगा। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क माफ़ कर दिए गए, भार तथा नापने की समान व्यवस्थाएं लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को भी हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाने लगी। वही राष्ट्र की संज्ञा हम यह कह सकते हैं। देखिए, किसी राष्ट्र की अगर भाषा समान हो तब हम उसे एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। क्रांतिकारियों ने यह एक घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों में घटित होने में मदद भी करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग
के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने एक ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां पर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत कुशल बन सके। 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर हमने नेपोलियन की संहिता का नाम से जाना है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यह संहिता फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया तथा किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों तथा नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। देखिए, यह सभी सुधार नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार हैं